बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम एक खसूसी ट्रांसमिशन के साथ इस वक्त हाज़िर हैं और हस्ब वादा आज आप लोगों की मुलाकात हम करा रहे हैं जिना हॉस्पिटल से डॉक्टर मोहसिन अता साहब, जो इस वक्त प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हैं। और ये बहुत से लोगों की डिमांड भी थी कि हमें डॉक्टर साहब से मुलाकात कराई जाए ताकि हम उनसे क्वेश्चन भी कर सकें। तो आप लोगों के क्वेश्चन भी साथ साथ हम लेते रहेंगे और साथ साथ डॉक्टर साहब से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें पूछेंगे। जो बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो नाउम्मीद हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब से जो मेरी मुलाकात हुई है उसमें पता चला कि उनका इलाज मुमकिन है। ऐसी बहुत से केसेस हैं जहाँ पर लगता है कि वो पार्ट जो हैं बॉडी से सेपरेट हो गए हैं, तो उनकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो बताया कि आज भी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, आज ऐसी एडवांसमेंट आ गई हैं प्लास्टिक सर्जरी के अंदर कि उनको हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम मेडिकल के वाले से कोई क्वेश्चन करें, सबसे पहले डॉक्टर साहब से हम उनका तारुफ लेना चाहेंगे कि उनका जो होल लाइफ कैरियर है वो किस तरीके से है। जी, डॉक्टर मोहसिन अता साहब। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन अता है और मैंने मैट्रिक का राशिद मिनास हायर सेकेंडरी स्कूल अलीपुर में से हासिल की और मेरी बोर्ड में पोजीशन आई थी, 3rd पोजीशन थी। आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट अवार्ड कि उस फर्स्ट पोजीशन ऑफ द राशिद मिनास मेरे लिए भी ऑनर की बात है और सबसे बढ़कर मेरे टीचर के लिए ऑनर्स की बात है, जो मेरे टीचर साहबान से। उसके बाद मैंने एफएससी, फिर मैंने एमबीबीएस किया। एमबीबीएस के बाद मैं निश्तर हॉस्पिटल से मैंने जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग की, एफसीपीएस की जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग। तो उसके बाद जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, फिर मैंने सेलेक्ट किया प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी ड्यू टू मैनी रीजंस, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ से जिना हॉस्पिटल लाहौर, JBRS जिना बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर, वहाँ मेरी अपॉइंटमेंट हुई। तो दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स इन पाकिस्तान एंड आई थिंक दैट इज़ द स्टेट ऑफ आर्ट। सो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। जी, डॉक्टर साहब को दोस्त हमारे साथ आ गए, मैं उनको भी साथ लेना चाहूँगा। दीन मोहम्मद स्टारी हमारे मुस्तकिल व्यूअर हैं। हसन अता साहब जी, डायरेक्टर प्रिंसटन हाई स्कूल जतोई। शाहिद खान सिठारी साहब हैं हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त हैं जी, वो भी हमारे साथ हैं। राना वकास असलम साहब हैं जी, और वहाब अली साहब हैं इस वक्त हमारे साथ। इसके अलावा इंजीनियर मुबशर गजनफ़र साहब हैं और डॉक्टर बैज़ा अहमद दुरानी साहब हैं जी, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, काबिल एहतराम। डॉक्टर बैज़ा अहमद दुरानी साहब, मुश्ताक जतोई साहब हैं जी, बिलाल मुस्तफ़ाई और दीन मोहम्मद, और इसके अलावा जी नासिर यूसुफजई साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर मोहसिन अता, जो स्पेशलिस्ट हैं स्किन और इसको हम कह सकते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी में और प्लास्टिक सर्जरी में, जो इस वक्त एडवांसमेंट हो रही हैं जिना हॉस्पिटल लाहौर के अंदर। तो उस हवाले से हम पूछना चाहेंगे कि इस वक्त रिकन्स्ट्रक्शन, ख़ासतौर पर रिकन्स्ट्रक्टिव जो सर्जरी है, उसमें इस वक्त कौन कौन सी एडवांसमेंट मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, वैसे तो हर फील्ड के अंदर जो है ना टेक्नोलॉजी है, ये साइंस है, विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है। बट हम बात करेंगे स्पेसिफिक टू प्लास्टिक सर्जरी। तो जो हमारा सेंटर है जिना हॉस्पिटल, मैं पहले भी बताया कि वो सबसे बेस्ट सेंटर है। और आजकल जो प्लास्टिक सर्जरी की एडवांसमेंट है, उसकी वजह से पास्ट में कुछ ऐसे पेशेंट जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गए हों, जिन्हें एक उम्मीद नज़र ना आती हो, तो उनके लिए एक सलूशन मौजूद है, उनका हल मौजूद है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक पेशेंट आया है, उसका एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, उसकी फ्रैक्चर हो गया किसी भी चीज़ का, और उसके बाद उसकी जो है ना हाथ टोटली सेपरेट हो गया है उसका बॉडी से। तो वो लोग लेके आते हैं हाथ को, तो उसको एक दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करना, दैट इज़ आई थिंक द मेन सर्जिकल आर्ट। तो उसको कंस्ट्रक्ट करना, अब देखें ये कितना डिफ़िकल्ट काम है। उसके अंदर आपकी आर्टरीज़ हैं, आपकी उसकी वेसल्स हैं, टेंडन्स हैं, मसल्स हैं,
उसको उसी तरह से दोबारा फंक्शन में ले आना, ये एक वन ऑफ द बेस्ट एडवांसमेंट इन प्लास्टिक सर्जरी है, जो कि अब पाकिस्तान में या जिना में बिल्कुल, हम तो डेली एक दो पेशेंट आते हैं, हम वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ड्यू टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से कहें, या कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जो दूसरे सेंटर पे मौजूद नहीं हैं, या कुछ ट्रेनिंग भी नहीं, उन सेंटर की ट्रेनिंग भी इस अप टू मार्क नहीं है, तो वो उस सेंटर पे ये चीज़ें बहुत कम हो रही हैं। इसी तरह से मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। एक पेशेंट आया था हमारे पास, उसका ना हमने वहाँ पे फुट इम्प्लांट किया था, हमारे सीनियर ने, मैं तो वहाँ पे ट्रेनी हूँ एज ए, तो मेरे सीनियर हैं, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दैट सीनियर। तो उन्होंने कितनी एफर्ट के साथ, कितनी मुश्किल के साथ दोबारा जो है ना उस एक ह्यूमन बीइंग्स का फुट दोबारा उसको री इम्प्लांट किया था। तो ये एक उसकी पिक्चर है, ये देखें, ये राइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम। ये दिखा देते हैं व्यूअर्स को कि ये आपको नज़र आ रहा है फुट। हाँ, ये फुट बिल्कुल टोटली सेपरेट था। जी। अब देखिए यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है, अब आप मुल्तान जाएं या, लेकिन ये फील्ड में आता है प्लास्टिक सर्जरी की, या बहावलपुर जाएं या जहाँ जाएं, वो ये कहते हैं कि यार ये इतना टाइम गुजर गया है और ये अब पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी मीन सर्चिंग पॉसिबिलिटीज, सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज इन एवरी इम्पॉसिबिलिटीज। तो ये हमारा बेसिकली एम है, बेसिकली प्रिंसिपल है। तो उसको दोबारा से रीइम्प्लांट करना आई थिंक ए बिग आर्ट है। सिमिलरली अगर हैंड का प्रॉब्लम है, हैंड भी डेली होते हैं, बच्चे आते हैं टोका मशीन इंजरी के साथ, हाथ फिंगर्स, उसकी 3 फिंगर्स यहाँ से बिल्कुल कट जाती हैं, सेपरेट होती हैं, या थंब बिल्कुल कट जाता है, उसको दोबारा से री इम्प्लांट करना, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसके अलावा दूसरी जो एडवांसमेंट है बाकी प्लास्टिक सर्जरी की, देखिए ये एक वास्ट फील्ड है प्लास्टिक सर्जरी। ये आपके हेड से लेके आपके टू तक, फुट तक, ईच एंड एवरीथिंग को कवर करती है। आपकी हेयर्स, आपकी आइज़, वो एक कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है, ठीक है, उसमें तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है। और इसी तरह से ईयर रिकन्स्ट्रक्शन है, लिप रिकन्स्ट्रक्शन है, ट्रॉमा के पेशेंट है, तो उसको सेम आइडेंटिकल थिंग्स दोबारा उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना, ये एक एडवांसमेंट है प्लास्टिक सर्जरी की। तो इसके अलावा और भी बहुत से मतलब कि पेशेंट्स में एडवांसमेंट आ चुकी हैं, जो मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसे बताता रहूँगा। जी डॉक्टर साहब, दोस्त हमारे साथ जो है उनको भी हम लेते रहेंगे। मलिक इरशाद अहमद साहब हैं हमारे, कुरिया साहब साहब एक डीओ साहब हैं जी, हमारे मुस्तकिल व्यूअर भी हैं। तो मलिक इरशाद साहब को हम वेलकम कहते हैं। और इसके अलावा वकास डोगर साहब हैं, अफजल हज़ारवी साहब हैं, बहुत बड़े अदीब हैं जी, खालिद शबीर साहब हैं, हसन रज़ा साहब हैं, राशिद अज़ीज़ मलिक साहब कहते हैं माशाल्लाह जी, इरफान खान जतोई साहब हमारे साथ आ गए हैं जी, माशाल्लाह कह रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हैं जी बिलाल मुस्तफ़ी साहब हैं, वार्मली वेलकम डॉक्टर मोहसिन जी। तीन मोहम्मद स्टारी हैं जी, सरदार हाजी हक नवाज़ खान साहब भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर बेजाद अहमद दुरानी साहब कहते हैं माशाल्लाह नाइस, सज्जाद अहमद साहब हमारे साथ हैं जी, और सुहेल साहब हैं, नासिर यूसुफ जी। अब दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब ये है कि बाज़ लोग कहते हैं कि इस तरह का जो प्लास्टिक सर्जरी बहुत महंगा इलाज है, इसमें कहाँ तक सदाकत है कि क्या वाकई महंगा इलाज है या आम लोग भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं, या आपके हॉस्पिटल में जो गरीब लोग हैं, जो मुस्तहक लोग हैं, उनके लिए क्या पैकेज है? जी डॉक्टर साहब। देखें, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओवरऑल देखें पाकिस्तान में हेल्थ की क्या सिचुएशन है, ठीक है। हम लोग ये कहते हैं कि यार पाकिस्तान के जो हॉस्पिटल हैं वो लोगों को इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है। निश्तर हॉस्पिटल की एग्जांपल देते हैं, उसके बाद लाहौर हॉस्पिटल्स की एग्जांपल देते हैं, या जो भी जहाँ भी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिनके हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मेडिसिन देते हों, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में आप जाते हैं निश्तर में, तो बिल्कुल आपके ऑपरेशन, आपकी मेडिसिन, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल फ्री है। लेकिन किसी भी कंट्री, आप इंग्लैंड चले जाएं या आप अमेरिका चले जाएं, वहाँ पे कोई ऐसा लोगों के लिए रिलीफ बिल्कुल भी नहीं है। तो वो लोग वहाँ पे पे करते हैं। तो इस सिस्टम में पाकिस्तान अच्छा है, बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये, अगर एक हॉस्पिटल फ़र्ज़ किया 4 लाख पीपल के लिए बना गया है, अब वो मोर देन 6 करोड़ पीपल को अफोर्ड कर रहा है, तो उसमें थोड़े से प्रॉब्लम तो होते हैं। अच्छा, जहाँ तक प्लास्टिक सर्जरी का ताल्लुक है और आपके क्वेश्चन का ताल्लुक है,
वो ये है कि प्लास्टिक सर्जरी का मैं आपको एग्जांपल दूं। एक जनरल सर्जन है, वो एक ऑपरेशन करता है, या आप एक सी सेक्शन की एग्जांपल दे दें, गायनाकोलॉजिस्ट में कॉमनली परफॉर्म किया जाता है सिजेरियन सेक्शन। उस पे वो लोग उस पे 20 मिनट्स 15 मिनट्स इतना टाइम लगता है। और वो जो पेइंग कैपेसिटी है, लोग उसको मुल्तान में जाएं तो 1 लाख, पेरीफरी में जाएं तो 50 लाख 60 लाख, अलीपुर है, 50,000। हाँ अलीपुर में जाएं आप लोग 60 50 40 इसी रेंज में यार। और कितने मिनट्स लगते हैं? 20 मिनट्स। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल दूं प्लास्टिक सर्जरी की। अगर प्लास्टिक सर्जरी की आप एक फिंगर है, अगर यहाँ से कट के सेपरेट हो गए हैं 2 फिंगर, आपने उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो पहले तो आपके पास देखें 8-10 करोड़ रुपए की माइक्रोस्कोप होनी चाहिए उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो उसके बाद दूसरी ये है कि उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में सिर्फ 2 फिंगर्स में जो सर्जन का टाइम लगता है वो कम से कम 8 to 10 आवर है मिनिमम एक्सपर्ट सर्जन का। क्योंकि डिजिटल आर्टरीज जो हमें नॉर्मल आई से नज़र नहीं आती, वो माइक्रोस्कोप में अंडर मैग्नीफिकेशन पावर हम उससे करते हैं, एनास्टोमोसिस करते हैं। तो 10 आवर का प्रोसीजर है, 2 फिंगर री इम्प्लांट, और वहाँ तो पूरे हैंड पूरी ऑल 4 फिंगर री इम्प्लांट्स होती हैं। तो आप देखें, इसलिए फिर उसके जो चार्जेस हैं वो उस हवाले से हाई हो जाते हैं। पहली बात ड्यू टू स्किल, दूसरी बात ड्यू टू टाइम। सर्जन अपने टाइम के पैसे लेते हैं। लेकिन जहाँ तक है कि हमारे हॉस्पिटल्स की बात है, देखिए मेरे जो सुपरवाइज़र साहब हैं डॉक्टर मुअज़्ज़म नज़ीर तारड़ साहब, आई थिंक ही इज़ डूइंग द बेस्ट सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। ही इज़ ड्रीमर एंड उसने इतनी ज़्यादा लोगों को, पुअर जो लोग हैं, गरीब लोग हैं और नॉन अफोर्डिंग लोग हैं, उनको इतना रिलीफ दिया। और पूरे पाकिस्तान में प्लास्टिक सर्जरी को एक एडवांसमेंट पे ले आने के लिए he put each and everything, his efforts, whatever was best in himself, he is trying his best. तो he is pioneer in this condition। तो उसने वहाँ पे each and everything बिल्कुल फ्री है हमारे हॉस्पिटल के अंदर, जीना हॉस्पिटल के अंदर। तो ये उनकी वजह से है, हमारे प्रोफेसर साहब की वजह से है। और दूसरी बात ये है कि लाहौर के जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ये प्रोसीजर इतना ज़्यादा नहीं होते, कम होते हैं, क्योंकि इस पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है डॉक्टर्स का। और उसके बाद जो इसके आउटकम्स हैं, आउटकम्स के हवाले से भी ये है कि इसमें 70% सक्सेसफुल रेट होता है और 30% नहीं भी होता। बाज़ औक़ात ये है कि 6 आवर के बाद आते हैं पेशेंट, उसमें आर्टीरियल सप्लाई या वीनस सप्लाई बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी होती है, तो उसको रिप्लांट करना, फिर उसके आउटकम्स, फिर सर्जन्स की 8 घंटे की जो है ना वो ऑपरेटिंग टाइम्स, तो ये सारी चीज़ें जो प्राइवेट सेटअप में हैं वो इसको थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोसीजर्स हाई डिमांडिंग है और हाई उसकी पेमेंट है। लेकिन ये सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे भी हो रहे हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। और स्पेसिफिकली हमारा जो हॉस्पिटल है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन दिस कंडीशन टू हेल्प द पुअर पीपल एंड नीडी पीपल। जी डॉक्टर साहब, वेलकम। मोहसिन भाई कहते हैं जी, मोहम्मद आसिफ हाँ कह रहे हैं आपको, और ज़हूर चौहान साहब हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं। मलिक सईद साहब हैं, वेरी नाइस डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी। मलिक फ़ारूक गसूरा एडवोकेट हैं जी। मलिक इरशाद अहमद साहब हमारे साथ, वकास डोगर साहब है, और अफजल हज़ारी साहब। डॉक्टर साहब आप अवैस करनी साहब भी हमारे साथ आ गए हैं, इरशाद खान लस्कानी साहब भी आ गए हैं। तो अब नेक्स्ट ये है कि इस आपके जो रीट्रांसप्लांट है या रिकन्स्ट्रक्शन है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं बॉडी के? किडनी या इन चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं या सिर्फ आउटर पार्ट्स हैं? देखिए वैसे तो पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ की उसकी ट्रांसप्लांटेशन हो रही है, लेकिन उसके लिए ये चीज़ें आती हैं सुपर स्पेशलिटी के अंदर। हेपेटोबिलियरी सर्जन होता है जो लिवर ट्रांसप्लांट करता है, इसी तरह से यूरोलॉजिस्ट हैं या किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, वो उनकी एक सेपरेट फील्ड है हम लोगों से। जो प्लास्टिक सर्जरी में इम्प्लांटेशन हो रही है वो ये है कि आपके बॉडी का हर पार्ट, फॉर एग्जांपल हैंड है, हैंड की मैंने एग्जांपल दी है, हैंड रीइम्प्लांट हो रहा है, रीवास्क हो रहा है। आपका फुट रीइम्प्लांट हो रहा है, रीवास्क हो रहा है। इसी तरह से जो आपकी मतलब कि लिप है, लिप बिल्कुल ट्रामा के अंदर बिल्कुल लैसिरेटेड हो गई है, डीग्लव्ड इंजरी है, तो उसको दोबारा से रीइम्प्लांट करना, ठीक है। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई, फ्रैक्चर्स के अंदर मैंडिबल्स बोन्स बिल्कुल क्रश्ड हो गई है,
तो उसकी री इम्प्लांट करना। इसी तरह से नोज़ री इम्प्लांट है, नोज़ की बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गया है किसी वजह से, तो ईयर री इम्प्लांट नगाटा कंस्ट्रक्शन होती है, सारा ईयर दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट है, उसके अंदर आता है प्लास्टिक सर्जरी में। इसी तरह से स्किन कवरेज है, और इसके अलावा और इतने सारे प्रोसीजर्स हैं जो बच्चों से रिलेटेड हैं, मतलब कि हाइपोस्पीडियसिस हैं, मेडिकल वाले जानते होंगे, या एक कंजेनिटली एक बच्चे की पेशाब की नाली नहीं है, यूरिटर वगैरह, यूरिटर इम्प्लांट इसमें हो रहा है। इसी तरह से ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं, जो फीमेल्स के ब्रेस्ट कैंसर के जो इश्यूज हैं उसके लिए आर्टिफिशियल ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी है। ये एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसमें हम कह सकते हैं कि almost every part of the body except that are dealt by general surgeon or urologist or hepatobiliary surgeon। तो ये है हमारी री इम्प्लांटेशंस। और इवन ग्राफ्टिंग वगैरह, बोन की ग्राफ्टिंग या बोन को यहाँ से उठा के फिर यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए री इम्प्लांट करना, ये एक प्लास्टिक सर्जरी के उसमें आता है। तो मैक्सिमम चीज़ें हैं जो कि अब री इम्प्लांट हो रही हैं। कि डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है कि इस फील्ड का फ्यूचर, और ख़ास तौर पर हमारे इलाके के लिए, क्योंकि ये तो आपकी जो आप फैसिलिटीज़ बता रहे हैं ये लाहौर में जिना हॉस्पिटल में, तो मुल्तान में इस सिलसिले में कोई ऐसा सेंटर या कोई ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जहाँ के पेशेंट कहाँ जाएं? देखिए, इस टाइम मैं आपको एक बात बताऊं, जो सबसे डेवलप्ड प्लास्टिक सर्जरी की इंस्टीट्यूशंस हैं पंजाब के अंदर, वो एक तो है JBRSC, जिना बर्न एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर। दूसरा है मुल्तान के अंदर PIBC, पाक इटालियन बर्न सेंटर, और बहावलपुर के अंदर है, और फैसलाबाद के अंदर है। ठीक है, तो जो मुल्तान के अंदर है, जो हमारे रीजन्स में है, तो वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें ये है कि उनके पास कुछ ट्रेंड पीपल नहीं हैं, ट्रेनी जो सीनियर हैं, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा टाइम लगता है कि एक ट्रेंड नहीं है कि इस ऑर्गन को या इस को ना ज़्यादा से री इम्प्लांट किया जाए या उसको रिवास्कुलराइजेशन की जाए उसकी। लेकिन ये फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल हैं, और मुझे ये लगता है कि होपफुली नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के अंदर जो भी चीज़ें सारी लाहौर में हो रही हैं, या अशिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में हो रही हैं, या आगा खां में हो रही है, ये 3 सेंटर जो है ना कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट सेंटर। आगा खान हॉस्पिटल कराची, और जो ये अशिफा हॉस्पिटल है, और जो सबसे बेस्ट है वो हमारा ही हॉस्पिटल है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये चीज़ें नेक्स्ट 5 ईयर्स में या नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर ये इस पूरे रीजन के अंदर ओवरलैप कर जाएंगी, इस रीजन में आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह होपफुली, और बहावलपुर में भी हैं डॉक्टर मुगीस अमीन साहब हैं, मेरे टीचर हैं, वो बेस्ट सर्जन हैं। उनकी भी बड़ी एफर्ट है कि इस चीज़ को ना लोगों के लिए बिल्कुल कॉमन बनाया जाए, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि दूसरी बात ये है कि जो ये ग्रास रूट लेवल पे इन लोगों को अप्रोच करना एट सम एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो लोग जितना ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों को फैसिलिटीज़ देंगे, तो उतना ज़्यादा ही ये चीज़ें लोगों के लिए कॉमन होंगी। और दूसरी जो अहम बात ये है कि अगर हम दूसरी सर्जरी की एग्जांपल लें और प्लास्टिक सर्जरी की एग्जांपल लें, तो प्लास्टिक सर्जरी के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं या डॉक्टर्स हैं वो बहुत कम डॉक्टर हैं, क्योंकि लोगों का ट्रेंड बन गया है कि यार मैंने जनरल सर्जन बनना है, और इसी तरह से कोई एनेस्थीसिया में चला जाता है। ये सारी बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन अगर हम ये देखें कि प्लास्टिक सर्जन्स कितने हैं, अब पूरे पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है कोई 150 से 200 प्लास्टिक सर्जन होंगे। और मैं आपको बात बताऊं, सिर्फ आप निश्तर या बहावलपुर में चले जाएं, वहाँ सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशंस के अंदर 200 जनरल सर्जन होंगे। अब इसलिए डॉक्टर्स की भी कमी है, लेकिन ये न्यू जनरेशन, इसको ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं अपनी मिसाल दूं, मैं एक ट्रेनी हूं, और मुझे बहुत ही एक्सीलेंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वहाँ पे टीचर और सीनियर मिले हैं। मैं उनकी डायरेक्ट सुपरविजन में ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 आवर इन सारी चीज़ों का मैं इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाऊंगा। इसी तरह से लोगों की ज़रूरत है, वो लोग ट्रेंड कर रहे हैं, और ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट जो है ना विल बी द बेस्ट। एंड ये हर लेवल पे
इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ लोगों की जो है ना वो हेल्प करेंगे हम लोग। जी जी। अच्छा, इसमें हमारे साथ मुश्ताक खाकवानी साहब आ गए हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट जुमेरात उनको भी लेंगे इंशाल्लाह। उमर शाह साहब हैं, मारिजार साहब वेलकम जी, और नसरीन ख़ान जी हमारे साथ हैं, और इंजीनियर फ़ाद सियाल साहब हैं। मलिक इरशाद अहमद साहब कहते हैं यू आर आवर प्राइड, थैंक यू जी आपका। और वैस करनी साहब, डॉक्टर साहब इसमें एक सवाल बड़ा अहम, शहजाद अदर साहब भी आ गए इस दौरान। बड़ा अहम सवाल ये है कि इसमें जो रिकवरी पीरियड है, रिकवरी टाइम है या हीलिंग टाइम है, वो आम सर्जरी की निस्बत ज़्यादा है या कम है? कितने अरसे में जो पेशेंट है वो नॉर्मल अपनी लाइफ में वापस आ जाता है? जी देखें, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इसी क्वेश्चन की बेस पे हम लोग पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हमने काउंसल करना होता है। डॉक्टर जफ़र अब्बास सिटारी साहब हमारे साथ आ गए हैं जी, ये ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर साहब है हमारे साथ जी। अच्छा, तो जो बाकी सर्जरीज़ हैं उसकी निस्बत जो इसका प्लास्टिक सर्जरी का फॉलो अप है, या हम जिसको कहते हैं रिहेबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली, तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग पीरियड है एज़ कंपेयर टू अदर प्रोसीजर्स। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप जनरल सर्जन है, अपेंडिक्स करता है, विद इन 24 आवर पेशेंट डिस्चार्ज घर, और उसकी 7 डेज पे स्टिच्ड ओपन और बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। इसी तरह से गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सी सेक्शन है, 3rd डे पे पेशेंट डिस्चार्ज, 7 डे पे नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आ जाता है। हिस्टेक्टमीज हैं या जो भी अदर प्रोसीजर्स हैं। लेकिन जो प्लास्टिक सर्जरी के प्रोसीजर हैं उसके लिए एक होप, एक टाइम और प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए। उनका जो ड्यूरेशंस है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी 2 रीज़न है। जी जी उसकी रीज़न, पहली रीज़न तो ये है कि जो प्रोसीजर हो रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी के अंदर वो सीरियल स्टेप वाइज प्रोसीजर हैं। एक बॉडी है, एक हैंड की एग्जांपल दूं मैं आपको, उसकी हैंड को दोबारा रीफंक्शंस में ले आना, तो उसके लिए हम 3 to 4 टाइम हमें उस पेशेंट को ऑपरेट करना पड़ता होता है। ऑस्ट्रेलिया से सर हम अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है? सर ठीक ठाक कैसे हैं हैं? आप? सोए पड़े थे? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। बस मैं अभी लेटा हुआ था, मुझे नहीं पता था कि मैं ऑनलाइन हो रहा हूँ। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। प्लास्टिक सर्जन जी जी ब्रदर सर, लाए मेरे। इन्हीं की बात। अच्छा 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 अच्छा। सर क्या हाल है? तबीयत ठीक है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैंने कहा शायद इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। क्या चीज? मैंने कहा शायद आप ऑफिस में बैठे होंगे, उस नहीं, वक्त को मैं ले लेते हैं। मैंने आज फर्स्ट टाइम देख लिया तो उसके बाद मैं वापस आके लेट गया हूँ। तो मैं ऐसे लेटा हूँ, आपका लाइव आया तो मैंने कहा यार चलो मैं फ्री हूँ तो मैं देखूँ। जी जी, कैसा लगता है प्रोग्राम हमारा? बहुत अच्छा, बहुत इंफॉर्मेटिव है माशाल्लाह। बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है आप लोगों का। और जो आप माशाल्लाह आज गेस्ट आए हुए हैं तो मैंने कहा चलो इन्हें लाजमी सुनना चाहिए। जी जी, आप सुने किसी वहीं से। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। इंशाअल्लाह ताला। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। जी डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू अच्छा, करेंगे। मैं ये बता रहा था कि जो एक सर्जरी का प्रोसीजर है, पहले तो वो डिफरेंट स्टेजेस के अंदर है। का हैंड के जो टेंडन्स होते हैं अंदर, जो ये फिंगर्स की मूवमेंट्स होती है जिनकी वजह से जी जी अगर क्रश्ड इंजरी है वो सारे डैमेज हो जाते हैं। अब डैमेज के अंदर वो लॉस भी हो जाते हैं, उसका 4 सेंटीमीटर पार्ट या 8 सेंटीमीटर पार्ट वो लॉस हो जाता है। जी जी अब हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं वो हम, और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने, ह्यूमन बीइंग इज द मास्टरपीस ऑफ गॉड। ईच एंड एवरीथिंग है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और उसके पीछे एक लॉजिक है, रीज़न है जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को मिल रही है। और आई थिंक दैट इज़ जो है ना सबसे बड़ा एविडेंस है कि हमें कि यार देयर इज़ गॉड। लोगों को इस चीज़ ने मजबूर कर दिया है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर क्रस्ट हो गया है टंडन तो हम पहली स्टेज के अंदर उसकी पूरी डिब्रॉयडमेंट करते हैं, जो डेड टिश्यू है वो निकालते हैं,
फिर उसके बाद 15 दिन के बाद फिर उसकी अल्लाह ताला ने एक पुलिस बनाई है जो आप उसके पट्टे जिसके नीचे से गुजरती हैं उसकी रिकंस्ट्रक्शन होती है। तो उसके बाद फिर 2 से 3 मंथ बाद हम उसकी टेंडन ट्रांसप्लांट टेंडन जिस्म के किसी दूसरे हिस्से से लेके वहाँ पे लगाते हैं। तो 3 to 4 मंथ लग जाते हैं पेशेंट को एक ऑपरेटिव फील्ड के लिए, क्योंकि एक स्टेज वाइज प्रोसीजर है। और दूसरी बात यह है उसकी फिर फिजियोथेरापी करना, उसकी मूवमेंट्स करना, उसको एक्चुअल पोजीशन में ले आना, तो 6 मंथ का और टाइम है फॉलो अप। तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग टाइम है और इसमें पेशेंट को प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए होती है, क्योंकि एक तो स्टेज में होते हैं प्रोसीजर और दूसरा उसको नॉर्मल कंडीशन में ले आना, फिजियोथेरापी और जो बहुत से और फैक्टर हैं वो इस वजह से ये ज़्यादा टाइम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू जो जनरल सर्जरी है वो दूसरे प्रोसीजर हैं। जी जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ दोस्त अब आना शुरू हो गए जी। अरशद अली मलिक साहब हैं हमारे साथ और तारिक मलिक कहते हैं जी वेलकम एवरीवन। राना मनान साहब हमारे दुनिया न्यूज़ के इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं जी, वेलकम। और असलम तबस्सुम राना साहब भी आ गए हैं। अली सोमरो साहब कहते हैं अच्छे लग रहे हैं वो मोहसिन भाई। राना ज़ुबैर अहमद साहब हमारे साथ है, मलिक आकिब जावेद औलक साहब हमारे साथ, वकार हुसैन है जी और रहमान शेर हैं जी। इसके अलावा मार अतीक अहमद सियाल हैं, सैफुररहमान खरल है हमारे, काशिफ भुट्टा हैं जी। ज़फ़र बास्टर सब कहते हैं यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक यू जी। जाहिद खान आपके क्लास फेलो थे जी, याद आया आपको? जी बिल्कुल। वो भी इस वक्त सऊदी अरेबिया से आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं जी। मोहसिन शहीद है हमारे साथ और इसके अलावा शहजाद हैदर दोस्त हमारे साथ हैं जी। अरशद अली मलिक साहब हमारे साथ हैं। दोस्तों हमारे साथ मौजूद है इस वक्त प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर मोहसिन अता, जिना हॉस्पिटल लाहौर में होते हैं, ब्रदर इन लॉ है मेरे। इस वक्त आपके इलाके के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है कि जिस फील्ड में वो सर्जरी कर रहे हैं आने वाले दौर में ये इलाके को इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब से हम क्वेश्चन करना चाहेंगे। मोहम्मद जमील जाम साहब भी आ गए, वेलकम जी जमील जाम साहब। तो उसमें हम देते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पर फीमेल हमारे प्रोग्राम को देख रही हैं तो वो इस चीज़ की तरफ जानना चाहती हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर पहले तो आप जनरल एडवांसमेंट बता दें, फिर आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे कि जनरल एडवांसमेंट इस वक्त कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर क्या हो चुकी हैं जी। कॉस्मेटिक सर्जरी जो है ना वो एक इमर्जिंग फील्ड है पाकिस्तान में, और इसमें ये है कि आपकी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी जिस तरह से फेस हो गया और हेड हो गया आपका, तो हैंड्स हो गए, फुट हो गए, उन चीज़ों को ओरिजिनली बिल्कुल सेम कंडीशन में उसी तरह से जिस तरह से पहले थे उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, ये एक प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी का एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, जो कि एक्चुअली एक पोर्शन है, एडवांस्ड पोर्शन है ऑफ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी। तो इसमें यह है कि एक फ़र्ज़ किया हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत कॉमन हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, एसिड थ्रोइंग केसेस आते हैं फीमेल के अंदर। तो अगर एक किसी ने उसके हस्बैंड ने या ड्यू टू एनी रीज़न उसकी सोसाइटी के अंदर किसी ने उसके ऊपर डाल दिए एसिड थ्रोइंग या कोई केस है, तो उसकी सारी जो फेस की स्किन है वो बिल्कुल बर्न हो जाती है, ठीक है। तो उसको बिल्कुल ओरिजिनली उसी तरह दोबारा प्रोसीजर करना वो एक कॉस्मेटिक सर्जरी के उसके अंदर आता है, ठीक है। इसी तरह से यह है कि बाज़ औक़ात एक्सीडेंट या किसी वजह से किसी शख्स का या किसी का जो अपीयरेंस है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जिसमें से नोज़ है, आइज़ हैं, लिप्स हैं, तो वो ये सोचता है कि मेरी जो है ना उसकी फेस की ब्यूटी जो एस्थेटिक ब्यूटी है उसके साथ मैच नहीं कर रहा। वैसे तो अल्लाह ताला ने हर पर्सन को परफेक्ट ही क्रिएट किया है, उसको अच्छी फेस दी है और इंसान को उसके साथ सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, बिल्कुल होना भी चाहिए। लेकिन ये होता है कि सम टाइम अगर फ़र्ज़ किया किसी के नाक की हड्डी बढ़ गई है तो उसकी नाक की हड्डी को दोबारा उसको ऑपरेशन करना, तो उसको दोबारा से वैसे बनाना ताकि उसको सांस का मसला ना हो और उसकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो भी अच्छी लगे, तो ये आता है कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर, जिसमें हम एक प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं राइनोप्लास्टी। तो उसकी रिकंस्ट्रक्शन होती है पूरे इस एरिया की, नोज़ की। इसी तरह से लिप की जो रिकंस्ट्रक्शन होती है उसको कहते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी।
बिल्कुल लिप लाइनिंग होती हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, एक्स्ट्रा जो एक्टर्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं फेस के ऊपर ताकि उसके जो फेस के जो फीचर्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव लगें। इसी तरह से जो है ना आई है, आई ब्रो के हवाले से मैं आपको बताऊं, आई ब्रो के अंदर ये है किसी को सिक्वेंट हो जाता है या किसी वजह से यहाँ पे एक वो आ जाता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होता है और यहाँ पे कट आ जाता है आईब्रो के ऊपर। तो अगर हम वहाँ पे स्टिच लगाएं, स्टिच की वजह से ये यहाँ पे स्कार बन जाएगा और वो बिल्कुल स्टिच नज़र आएंगे। या इस जगह से एक्सीडेंट हुआ है, इसकी यहाँ से लेके ये यहाँ तक बिल्कुल पूरा हिस्सा पोर्शन जो है ना कट हो गया है। अब अगर एक्सटर्नली उस जगह पे स्टिच करें तो उसके अंदर जो है ना बिल्कुल वो सकार बनेगा और वो सारी चीज़ नज़र आएगी और वो चेहरे पे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर होती है कॉस्मेटिक सर्जरी। तो इसके मुंह के अंदर से जाके हम लोग यहाँ से अल्लाह ताला ने एक लाइनें बनानी हैं जिसे हम कहते हैं लैंगस लाइंस, उसके अंदर जाके वो स्टिच लगाते हैं ताकि वो बाहर से नज़र ना आए। और उसके बाद डिफरेंट एप्लीकेंट्स हैं जो हम अप्लाई करके वो सारी जो है ना चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो फीमेल के हवाले से जो अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और जो जिनका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, जिनको कोई फंक्शनल प्रॉब्लम हो, तो उसमें फिर जो है ना एंटी एजिंग जो है उसमें आता है आपका फेस लिफ्टिंग। फेस लिफ्टिंग है, इसी तरह से एब्डोमिनल लिफ्ट है, थाई लिफ्ट है। ठीक है, ये एंटी एजिंग प्रोसीजर कॉस्मेटिक प्रोसीजर के अंदर आते हैं। ठीक, उसमें फिर बोटॉक्स के इंजेक्शन आते हैं। बोटॉक्स के इंजेक्शन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये होता है कि जो आपकी स्किन होती है वो लैक्स हो जाती है, तो वो एजिंग एंटी एजिंग के लिए फिर बोटॉक्स के इंजेक्शन लगा के उसको ऊपर उठा देते हैं स्किन को, स्किन लिफ्टिंग। अच्छा, डिप्रेशंस हैं, बर्न के निशान हैं उसके ऊपर, तो या इसके अलावा कोई पिंपल्स हैं स्किन के ऊपर या डिम्पल्स हैं या कोई ऐसा शिकार है या कोई फ्रिक्शन की वजह से कोई चीज़ आ गई है चेहरे के ऊपर, तो हम वहाँ पे अगर हम सर्जरी करें, उसको एक्सरसाइज करें और दोबारा से स्टिच लगाएं तो वो वैसे नज़र आएगा और सारा चेहरा ख़राब हो जाता है। और बाजू का ये भी होता है कि स्टिच लगाने की वजह से वो आपस में कंट्रैक्ट हो जाती है स्किन। तो उसके लिए जो एडवांसमेंट है वो ये है कि डिम्पल्स या उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आजकल जो टेक्निक्स हैं वो लेज़र है, लेज़र एब्लेशन हो रही है। अच्छा, डर्मोब्रेयंस है। अच्छा, इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर हैं जो इवन नॉन सर्जिकल हैं और वो उसके लिए फीलिंग्स होती है, डिप्रेशंस की फीलिंग होती है या उसके जो पिंपल्स या होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं नॉन सर्जिकल टेक्निक से। या ऐसे सीरम भी एडवाइज्ड हो चुके हैं जिनकी वजह से चेहरे की सारी लुक बिल्कुल चेंज हो जाती है और उसमें आपके चेहरे को एक सूदनिंग फ्रेश और आप यानी कि बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है फेस के ऊपर। तो ये थोड़ी सी एडवांसमेंट थी जो मैंने आपको कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से बताई है। जी जी डॉक्टर साहब, देखते हैं कि हमारे साथ इस वक्त हैं जी ज़ीशान हैदर गिलानी साहब हैं जी, मुल्तान बार से, बहुत बड़ा नाम है जी बार के हवाले से ज़ीशान साहब। और चौधरी गुरैया साहब हमारे साथ हैं, राना मुर्तज़ा साहब हैं जी, उबैदुल्ला साहब भी हैं, मोहम्मद अल्ताफ़ हमारे साथ हैं, सफ़रमन खरल कहते हैं माशाल्लाह जी, और राहिल मुश्ताक साहब आ गए हैं, और दीना बिलाल हैं जी, जुल्फ़कार मुग़ल साहब हैं, जाम जी इसमें साहब, और सलीम मलिक साहब हमारे साथ आ गए जी। डॉक्टर साहब, अब इसमें आपसे कुछ डॉक्टर बल्कि राना जुल्फ़कार साहब हैं जो शेर सुल्तान बार के प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद शहजाद साहब कहते हैं नाइस। ये जो कॉस्मेटिक सर्जरी है इसके अंदर अब एंटी एजिंग, अभी आप बता रहे थे, मुख्तलिफ चीज़ें बता रहे थे, वही दोबारा सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये कॉस्टली है प्रोसेस या कम कास्ट पे लोग अपनी एज को कम करा सकते हैं? आप कहते हैं ना 40 का बंदा जो है वो 30 का नज़र आ सकता है, तो इसकी क्या कास्ट है, क्या इसकी फ्यूचर एहतियातें हैं, या एक दफ़ा अगर वो सर्जरी हो गई इनफ है, या सारी ज़िंदगी वो दोबारा उसकी केयर करता रहेगा? इस तरह की कोई चीज़ है या हमेशा के लिए ये इलाज हो जाता है? जी देखें, जो अल्लाह ताला ने आपको एक नेचुरल लुक दी है या जो एक नॉर्मल स्किन दी है या जो आपको अल्लाह ताला ने एक फ़ीचर दिए हैं वो मैचलेस हैं। उस जैसी चीज़ दोबारा आपको लाइफ में नहीं मिल सकती, आप जितनी भी एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी है या जो भी है। ठीक है, अब जहाँ तक एंटी एजिंग का कनेक्शन है उसमें दो चीज़ें होती हैं। अब जस्ट
मैं आपको एग्जांपल दूं, कुछ मेडिसिन होती हैं जिनका टेम्परेरी इफेक्ट होता है और कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनका परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो एंटी एजिंग प्रोसीजर्स होते हैं या मेडिसिन यूज़ होती हैं चेहरे के ऊपर एप्लीकेंट्स या जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वो फॉर द टाइम बीइंग होती हैं 4 ईयर्स 3 ईयर्स। तो उसके बाद आपको दोबारा से उस प्रोसीजर को रिपीट कराना पड़ता है, ठीक है। उसका मेडिसन का एक इफ़ेक्ट होता है कि यार इस मेडिसन का जो है ना 4 साल है 3 साल है, उसके बाद ये दोबारा इसकी वो हो जाती है, क्योंकि एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। एजिंग बाकी बॉडी के अंदर तो है, अब फेस के अंदर तो हम एंटी एजिंग उसको लिफ्ट कर दें, फेस को यंग कर दें, लेकिन आपकी बाकी चीज़ों की भी तो एजिंग में है। आपका हार्ट है, आपका किडनी है, आपका लिवर है और आपका स्टोमिक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर इतना पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं अल्टीमेटली, जिसका इम्पैक्ट आपकी एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग स्किन होता है। तो उसके साथ साथ फिर उस प्रोसीजर को दोबारा रिपीट करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कॉस्ट का ताल्लुक है, तो इस कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या ऐसे कोई पुअर पीपल या गरीब बंदा इस फील्ड में प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी कराने नहीं आता, ठीक है। ये एस्थेटिक सेंस या एस्थेटिक प्रोसीजर्स के हैं, तो इनके जो बेस्ट रिजल्ट अचीव करने के लिए अच्छी से अच्छी मेडिसिन हमें यूज़ करनी पड़ती है। अच्छी से अच्छे फिलर्स हैं, बोटॉक्स इंजेक्शंस हैं या जो भी हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं, और वो कॉस्टली हैं। इसमें कोई उसमें नहीं है, वो कॉस्टली हैं। उसके मुकाबले के अंदर जो दूसरे होते हैं आम से वो भी मिल जाते हैं, लेकिन बात क्योंकि चेहरे की है, तो चेहरे के हवाले से ये है कि फिर ताकि बाद में लोगों के लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि हम उसको एंटी एजिंग करें तो उसकी स्किन कंट्रैक्ट हो जाए या इस तरह का कोई जो उसका इम्पैक्ट है वो अच्छा ना हो उसके फेस के ऊपर। तो जिसकी वजह से फिर ये होता है कि हम अच्छा से अच्छा मटेरियल और जो है ना वो कॉस्टली भी होते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें ना बहुत सारी स्किल्ड हैं डॉक्टर का। मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ कि स्किल जो है ना इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से ये इसलिए कहते हैं कि जो है ना कॉस्मेटिक सर्जरी जो है ना आपका जो पूरा चेहरा है वो बदल के रख देते हैं। वैसे तो कहते हैं ना हर चेहरा लगाया हर चेहरे के ऊपर, तो यहाँ पे चेहरे तो बहुत होते हैं, लेकिन वो जो हम लोग प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरी वाले जो है ना थोड़ी सी चेंजमेंट करते हैं फॉर द टाइम बीइंग होता है। नहीं, इसमें डॉक्टर साहब जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो तो मुस्तकिल होता है, उसमें तो दोबारा नहीं होना पड़ता। उसमें है ना कुछ प्रोसीजर हैं, हेयर ट्रांसप्लांटेशंस हैं, वो नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, उसमें कोई बिल्कुल शक नहीं है। वो फॉर द लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है और द परमानेंट है। लेकिन मैं जो चेहरे के फिलर्स हैं, चेहरे के बोटॉक्स इंजेक्शंस हैं या ये चीज़ें हैं, तो इनके हवाले से आपको मैं एग्जांपल दूँ ना, आप देखें कितने बड़े सेलिब्रिटीज़ देखें या बड़े बड़े, जिस तरह से आपको देखो माइकल जैक्सन है, मल्टीपल टाइम उसने सर्जरी करवाई। अच्छा, हमारी प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है ना उन्हें मल्टीपल टाइम कॉस्मेटिक सर्जरी कराई। अच्छा, अब देखें कि चेयरपर्सन है मरियम नवाज़ जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इसी तरह से काफ़ी सारे और सेलिब्रिटीज़ हैं। तो हर 2-3 साल बाद उनको दोबारा उसी तरह से फिज़िकल अपीयरेंस को मेंटेन करने के लिए उसको जो है ना दोबारा से प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी के हैं वो दोबारा करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब आपका वक्त कीमती है, आपने जाना भी है। आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो रिकंस्ट्रक्शन वाला, दोबारा से उसी सेक्शन की तरफ आ रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन में कोई और पार्ट्स किसी और बंदे का किसी हवाले से किसी सेक्शन में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो पार्ट किसी और को लग सके? देखिए, जो रिकंस्ट्रक्शंस में फिर इसमें ना 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो हम जनरली देखें अगर दूसरी फील्ड के अंदर अब किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, किडनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसी तरह से लीवर ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक प्लास्टिक सर्जरी का कंसर्न है तो इसमें मैं आपको कोई एग्जांपल दे के ही समझाऊंगा। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं ना बर्न के, जो जिनकी बॉडी का 50% या 60% पोर्शन बिल्कुल जल जाता है, तो उसमें फिर हमारे पास उसकी स्किन ही नहीं होती कि हम उसको कवर करें, क्योंकि उसको कवर करना मस्ट है बॉडी को। तो उसके लिए हम जो है ना स्किन लगाते हैं अदर ह्यूमन बीइंग की, कैडावेरिक्स होती है हमारे पास,
वो हमारे पास जो है ना जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो अवेलेबल है और वो हमें गिफ्ट करते हैं स्किन बैंक के नाम से। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रिलीजियसली या मल्टीपल सोशो रिलीजियस फैक्टर की वजह से ये चीज़ अलाउ नहीं की गई स्टिल को कानून के उसकी अगर किसी ह्यूमन बीइंग की आफ्टर हिज डेथ उसकी स्किन हम रिमूव करके प्रिजर्व कर ले ताकि किसी दूसरे को बेनिफिट मिल जाए। लेकिन ये होगा फ्यूचर में पाकिस्तान में भी होपफुली। तो वो हम जो कैडावेरिक स्किन जो किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग्स उसको लगाते हैं उसके दो इफ़ेक्ट होते हैं। पहला इफ़ेक्ट ये है कि वो हमें टेम्परेरी कवरेज के लिए ज़रूरत होता है। जो बर्न है या बॉडी के अंदर जो भी प्रोसीजर हो रहा है उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं और वो चेंजेस विद इन 20 या 25 डेज़ में हील होने में ठीक होने में उसको थोड़ा सा नॉर्मल आने में टाइम लगता है। तो जब तक हम वो स्किन लगाते हैं कैडावेरिक किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग की वो टाइम पीरियड जो है ना 20-25 दिन वो गुजर जाता है और उसके बाद हम वो रिमूव कर लेते हैं दोबारा, तो वो परमानेंट नहीं होती। अगर फ़र्ज़ किया उस स्किन का कोई ऐसा पोर्शन जो उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल परमानेंट उसके साथ चिपक गया है या नेचुरली बन गया है, अगर लग भी जाए तो उसका ये इम्पैक्ट होता है कि उस पेशेंट की फर्दर कोई आर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकती बॉडी के किसी दूसरे आर्गन की, इवन किडनी की या लिवर की, वो फिर कंट्राइंडिकेशंस में आ जाते हैं। ये उसका इफ़ेक्ट है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दे के आपको समझाया है कि वो अगर हम करते भी हैं स्किन तो वो फॉर द टाइम बीइंग्स होती है और इस तरह से दूसरे कोई ऐसे एक्सपीरियंस अभी ह्यूमन बीइंग्स में तो नहीं पाएंगे। अलबत्ता जो है ना जो रिसर्चर्स हैं वो मंकीज़ और जो दूसरे एनिमल्स पे होती हैं उनके अंदर उसके एविडेंस हैं बट नॉट प्रूव्ड इन ह्यूमन बीइंग स्टिल नाउ। चलें जी डॉक्टर साहब, एक तो दोस्त जो आए हुए हैं इनका नाम इजाज़ुल हक साहब हमारे साथ आ गए थे, अहमद अली खिची साहब हैं जी, डॉक्टर खालिद परवेज साहब के जी फरजंद अर्जमन जी, मलिक हनीफ साहब हैं, मोहम्मद अमीन साहब हैं जी, और अब्बास खान साहब कहते हैं जियो, राशिद इकबाल साहब हमारे साथ हैं जी, मोहम्मद हाशिम साहब हैं, गुलाम बाज साहब थे। और तो इंशाल्लाह ताला आपको डॉक्टर साहब बाद में भी तकलीफ़ देते रहेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमारी लाइफ का जिसमें रिकन्स्ट्रक्शन और कॉस्मेटिक सर्जरी आ जाती है। तो आपका कीमती वक्त था, हमने आपका टाइम लिया। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मोहसिन अता साहब जो इस वक्त सर्जरी में होते हैं, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, तो जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर से। इंशाल्लाह ताला उनसे वक्तन कोशिश करेंगे हर महीने में एक प्रोग्राम ज़रूर लिया करें ताकि दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। आप लोगों का जो फीडबैक है उसका इंतज़ार रहेगा। आप लोग जो कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे वो नेक्स्ट प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाएंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।